Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Junaid Javed and today we are going to discuss chapter number 11 of Computer Sciences second year. We are going to discuss first half of this chapter. तो आइए हम अपने टॉपिक्स की तरफ मूव करते हैं. तो स्टूडेंट्स, आप बोर्ड की तरफ देखिएगा. आपके सामने आज के टॉपिक्स डिस्प्ले हो रहे हैं जो हमने आज के लेक्चर में डिस्कस करने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो चैप्टर है ये डिसीजन मेकिंग से ताल्लुक रखता है. इसका मतलब है आज हमने जो भी स्टेटमेंट्स, जो भी टॉपिक्स पढ़ने हैं वो डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड होंगे. जैसे हम सबसे पहले कंट्रोल स्ट्रक्चर्स देखेंगे. ये क्या होते हैं, इनका क्या मकसद है, इनकी कितनी टाइप्स होती हैं, प्रोग्राम में ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं. नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं जो हमने डिस्कस करने हैं. जैसे इफ स्टेटमेंट क्या होती है, क्यों इस्तेमाल होगी, क्या इसका सिंटेक्स होता है. इसके बाद इफ की नेक्स्ट फॉर्म है इफ एल्स, उसको डिस्कस करेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे, सैंपल एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे. थर्ड फॉर्म इसकी इफ एल्स इफ स्टेटमेंट है, इसको कंसिडर करना है हमने, इसको डिस्कस करना है, इसकी एप्लीकेशंस देखनी है. और लास्ट में नेस्टेड इफ स्टेटमेंट है. यानी आज के दिन, आज के लेक्चर्स में हम ये 5 टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे. तो आइए इन टॉपिक्स की डिटेल हम नेक्स्ट बोर्ड पर डिस्कस करते हैं. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट बोर्ड. स्टूडेंट्स, आज का फर्स्ट टॉपिक हमारा है, जैसे बोर्ड पे आप देख भी रहे होंगे, दैट इज कंट्रोल स्ट्रक्चर्स. अब कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? कंट्रोल स्ट्रक्चर्स कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं. ये स्टेटमेंट्स क्या करती हैं? ये हमें प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन का फ्लो बताती हैं. ये प्रोग्राम में देखती हैं कि प्रोग्राम कहां से शुरू होगा, किस डायरेक्शन में मूव करेगा, स्टार्ट कहां से होगा, कहां से गुजरेगा डेटा और कैसे प्रोग्राम एंड होगा. Basically, control structures are the statements that are used to control the flow of execution in a program or a function. ये हमें बताती है प्रोग्राम किस तरतीब में, किस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होगा. हर प्रोग्राम कोई ना कोई कंट्रोल स्ट्रक्चर इस्तेमाल करता है अपनी एग्जीक्यूशन के लिए. बगैर किसी कंट्रोल स्ट्रक्चर के कोई प्रोग्राम डेवलप नहीं किया जा सकता. यानी ये स्टेटमेंट्स हर प्रोग्राम की सक्सेसफुल कंप्लीशन के लिए या एग्जीक्यूशन के लिए जरूरी होती हैं. तो आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं और इसको हम देखते हैं कि ये स्टेटमेंट्स, इसकी टाइप्स क्या हैं और ये कैसे डिस्कस की जाएंगी. तो पहले डेफिनेशन दी, दे आर यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन अ प्रोग्राम और फंक्शन. हर प्रोग्राम में इनका होना जरूरी है. हर प्रोग्राम इनको यूज करता है प्रोग्राम की लॉजिक को अप्लाई करने के लिए. अब इसकी टाइप्स कितनी होती हैं? 3 तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं. पहली टाइप जो इसकी है वो क्या है? वो सीक्वेंस कहलाती है. सीक्वेंस सिलेक्शन सबसे सिंपल फॉर्म है कंट्रोल स्ट्रक्चर की. इसमें क्या होता है, आप एक ब्लॉक बनाया, इस ब्लॉक में आपने कुछ स्टेटमेंट्स लिखी 1 2 3 4 एंड 5. ये ब्लॉक में जो स्टेटमेंट्स लिखी हैं दे आर रिटन इन अ सीक्वेंस. अब कंप्यूटर इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट कैसे करेगा? वो इस ब्लॉक में एंटर होगा, पहले फर्स्ट स्टेटमेंट चलेगी, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन. जो स्टेटमेंट पहले नंबर पे लिखी है वो पहले एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी एंड सो ऑन. जो लास्ट स्टेटमेंट लिखी है वो सबसे एंड में एग्जीक्यूट की जाएगी. इसका मतलब है इस ब्लॉक में जितनी स्टेटमेंट्स लिखी हैं वो किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट की जा रही हैं, जिस ऑर्डर में उनको लिखा गया है. तो हम कहते हैं इट इज द डिफॉल्ट फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन. यानी कंप्यूटर पहले से इसी पैटर्न को फॉलो करता है किसी भी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए. और इसमें स्टेटमेंट्स किस फॉर्म में या किस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होती है, जिस सीक्वेंस में उनको लिखा जाता है. ये एक कंपाउंड स्टेटमेंट इसकी एग्जांपल है. इसमें हर स्टेटमेंट जो लिखी गई है कितनी बार एग्जीक्यूट होगी? सिर्फ एक बार. तो डिफॉल्ट फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या कहलाता है? सीक्वेंस. नेक्स्ट जो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं, सेकंड वन है सिलेक्शन और थर्ड वन है रेपिटेशन या आइट्रेशन. इनको हम नेक्स्ट बोर्ड पर डिस्कस करते हैं.
तो आइए नेक्स्ट बोर्ड पर मूव करते हैं। सेकेंड फॉर्म ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है? सिलेक्शन। सिलेक्शन स्ट्रक्चर क्या है? सिलेक्शन स्ट्रक्चर में आपने जो एक प्रोग्राम लिखा है वो मल्टीपल सेक्शंस या पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। इनको हम कहते हैं ब्लॉक्स, यानी ईच प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल ब्लॉक्स। आप चाहते हैं कि ये तमाम ब्लॉक्स एग्जीक्यूट ना हो, इन ब्लॉक्स में से कोई एक ब्लॉक एग्जीक्यूट किया जाए डिपेंडिंग अपॉन अ सर्टेन कंडीशन। तो इस तरह के जो कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें आपका प्रोग्राम डिवाइडेड होगा मल्टीपल ब्लॉक्स में और एक कंडीशन होगी, हम उस कंडीशन को इवैल्यूएट करेंगे और उस कंडीशन की जो रिजल्ट निकलेगा, जो ऑप्शन निकलेंगी, उसकी बेस पे हम कोई ना कोई एक ब्लॉक एग्जीक्यूट करेंगे। यानी आपका पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, कंडीशन को चेक करने के बाद कोई एक ब्लॉक एग्जीक्यूट किया जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही आप स्टूडेंट को एक ग्रेड अलॉट करना चाह रहे हैं, तो आपके प्रोग्राम में A+ ग्रेड की ऑप्शन भी है, A भी है, B, C, D एंड सो ऑन, मल्टीपल ग्रेड्स हैं। लेकिन आप एक बच्चे को कितने ग्रेड्स अलॉट कर सकते हैं? सिर्फ एक। लेकिन उसको अलॉट करने के लिए कंडीशन क्या होगी? आप उस बच्चे की परसेंटेज को चेक करेंगे। अगर उसकी परसेंटेज 80 से 90 के दरमियान होगी तो उसका ग्रेड कोई और होगा, 90+ होगी तो ग्रेड कोई और होगा, लेकिन एक बच्चे को कोई एक ग्रेड ही अलॉट किया जाएगा। तो दोबारा टॉपिक की तरफ चलते हैं कि ऐसा कंट्रोल स्ट्रक्चर जिसमें आपके प्रोग्राम में मल्टीपल ब्लॉक्स हैं, लेकिन उन ब्लॉक्स में से कोई एक ब्लॉक चलेगा, वो ब्लॉक चलने की कंडीशन जो है वो कंडीशन इवैल्यूएट होने के बाद बताएगी कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अब इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। इफ स्टेटमेंट हो सकती है, ये सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। फिर इफ एल्स है, ये सिलेक्शन की स्टेटमेंट है। स्विच है, ये सिलेक्शन की एग्जांपल है। इसके अलावा इफ एल्स इफ है, नेस्टेड इफ है, जिनको भी इस चैप्टर में देखेंगे। तो सेकंड फॉर्म ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर कौन सी आपने डिस्कस की? सिलेक्शन। थर्ड फॉर्म है लूप, रेपिटेशन या आइट्रेशन। एक ही चीज के तीन नाम। कोई चीज अगर एक साइकिल में रिपीट हो रही हो तो इसको आइट्रेशन भी कहते हैं, रेपिटेशन भी कहते हैं और इसे लूप भी कहते हैं। ये थर्ड टाइप ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है? पहली स्टेटमेंट के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, और करते करते लास्ट स्टेटमेंट के बाद फिर पहली स्टेटमेंट और फिर सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन। और ये स्ट्रक्चर रिपीट होता रहता है। कब तक रिपीट होता रहेगा? जब तक के कोई कंडीशन ट्रू रहती है। कोई कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये रेपिटेशन होना भी बंद हो जाएगी। तो रेपिटेशन कंडीशन में हम कहते हैं इट इज यूज्ड टू रिपीट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। कब तक? एज लॉन्ग एज द गिवन कंडीशन रिमेन्स ट्रू। और रेपिटेशन के लिए हमारे पास तीन तरह के लूप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर लूप, सेकंड व्हाइल लूप एंड थर्ड वन इज डू व्हाइल लूप। तो ये थे तीन तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर जो हमने डिस्कस की। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इफ स्टेटमेंट। वो डिस्कस करने के लिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड की जानिब। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। इसमें एक कीवर्ड इस्तेमाल होता है और वो कीवर्ड है इफ का। हम इसको कहते हैं ये एक ऐसा डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर है या स्टेटमेंट है जो वन वे डिसीजन मेकिंग परफॉर्म करता है। अब वन वे डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या है? आपके पास एक कंडीशन है और एक टास्क है जो आपने परफॉर्म करनी है। आप सबसे पहले कंडीशन को चेक करेंगे। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो आप उस टास्क को परफॉर्म कर देंगे, लेकिन अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तो आप उस टास्क को परफॉर्म नहीं करेंगे, बल्कि उसको इग्नोर करके किसी और काम की तरफ मूव कर जाएंगे। इसका मतलब है वो टास्क एग्जीक्यूट होने की सिर्फ और सिर्फ एक ही सूरत है कि कंडीशन क्या हो? ट्रू हो। कंडीशन ट्रू होगी तो वो टास्क एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो टास्क इग्नोर हो जाएगी। इसको हम कहते हैं वन वे डिसीजन मेकिंग। आइए इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। इसमें एक कंडीशन है और एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं। यानी सबसे पहले कंडीशन चेक होगी। इफ कंडीशन इज ट्रू तो जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? इग्नोर हो जाएगी।
यानी स्टेटमेंट चलने के लिए कंडीशन का क्या होना जरूरी है, ट्रू होना जरूरी है। अब इसको सिंटैक्स की मदद से देखते हैं, इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या है। जैसे अभी देखा, इसमें एक कंडीशन होगी और एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होगी, ये तो हमने जुबानी डिस्कस किया। अब सी लैंग्वेज में सिंटैक्स के लिहाज से इसे कैसे पुट किया जाएगा। सबसे पहले इफ का कीवर्ड और उसके आगे पैरेंथेसिस में क्या आएगी, कंडीशन, ये पहला पार्ट। इसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ये वैसे कर्ली ब्रेसेस हम डिस्कस करेंगे आगे, ये ऑप्शनल हो जाते हैं, कंपलसरी भी हो जाते हैं, इनका केस है। अगर बॉडी के अंदर एक स्टेटमेंट हो तो ये कर्ली ब्रेसेस लगाना ऑप्शनल है, लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर बॉडी के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं तो इन कर्ली ब्रेसेस को लगाना मैंडेटरी होगा, कंपलसरी होगा, लाजमी होगा। तो अभी इस वक्त एक स्टेटमेंट है और एक कंडीशन है, ये ब्रैकेट्स लगाना गैर जरूरी थे लेकिन मैंने फिर भी सिंटैक्स में पुट कर दिए हैं। इसके बाद स्टेटमेंट नंबर 2, ये नेक्स्ट स्टेटमेंट है जो इस स्टेटमेंट के बाद में आ रही है। अब इसकी एग्जीक्यूशन कैसे होगी, सबसे पहले कंडीशन चेक की जाएगी। ये कंडीशन अगर ट्रू हुई तो कंट्रोल कहां मूव करेगा, इफ की बॉडी के अंदर, और स्टेटमेंट नंबर 1 एग्जीक्यूट हो जाएगी। स्टेटमेंट नंबर 1 एग्जीक्यूट करने के बाद वो इस बॉडी से बाहर आएगा और स्टेटमेंट नंबर 2 को एग्जीक्यूट करके आगे चला जाएगा। इसका मतलब है कंडीशन ट्रू हुई तो स्टेटमेंट नंबर 1 एग्जीक्यूट हो गई। अब हम सेकंड सिनेरियो डिस्कस करते हैं। अगर ये कंडीशन हो गई फॉल्स, इसका मतलब है ये स्टेटमेंट नंबर 1 क्या हो जाएगी, इग्नोर, और कंट्रोल कहां आ जाएगा, डायरेक्ट स्टेटमेंट नंबर 2 के ऊपर। इसको हम कहते हैं ये वन वे डिसीजन मेकिंग है। ट्रू होने की सूरत में हमने कोई काम किया है, फॉल्स होने की सूरत में हमने उसको इग्नोर करके आगे मूव कर दिया। इसी चीज को एक फ्लो चार्ट से देखते हैं। कंडीशन के लिए आपको मालूम है डायमंड सिंबल बनाया जाता है, और किसी जगह प्रोसेसिंग शो करनी हो तो रेक्टेंगल बनाया जाता है। यही वर्किंग जो मैंने एरोस से सिंटैक्स में शो की है उसको डायग्राम में पुट करेंगे, फ्लो चार्ट बन जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन चेक हुई, अगर ये ट्रू हुई तो स्टेटमेंट नंबर 1 एग्जीक्यूट होगी और स्टेटमेंट नंबर 2 चला के आगे मूव हो जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स हुई, स्टेटमेंट नंबर 1 इग्नोर हो गई, डायरेक्टली स्टेटमेंट नंबर 2 यानी नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई और कंट्रोल आगे मूव कर गया। अब देखें इसकी एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, आप बच्चे की परसेंटेज चेक करने के बाद आप उसे कोई ग्रेड या कोई मैसेज प्रिंट करना चाह रहे हैं। सिंपली मैं चाहता हूं कि बच्चे की मार्क्स चेक किए जाएं, अगर वो मार्क्स 33 से ग्रेटर हैं तो प्रिंट हो जाए स्क्रीन पर पास। इसका मतलब है मार्क्स की 33 के लिहाज से चेकिंग कंडीशन होगी और पास स्क्रीन पर डिस्प्ले होना कोई टास्क बन जाएगा। इसको पुट कैसे करेंगे, इफ वेरिएबल m में कोई वैल्यू होगी, इफ दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 33, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा गया, पास। तो अगर मार्क्स की वैल्यू 35 थी, कंडीशन ट्रू होगी, पास डिस्प्ले होगा और आगे चला जाएगा। लेकिन अगर m की वैल्यू 23 रख के देखें तो कंडीशन फॉल्स होगी, ये स्टेटमेंट स्किप हो जाएगी, कंट्रोल कहां आएगा, नेक्स्ट पे और आगे मूव हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमने इफ स्टेटमेंट को डिस्कस किया थ्योरेटिकली, इसका सिंटैक्स देखा, इसका फ्लो चार्ट देखा और उसको एक एग्जांपल की मदद से डिस्कस किया। नेक्स्ट स्टेटमेंट वो है इफ एल्स स्टेटमेंट। उसको डिस्कस करने के लिए वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट बोर्ड। तो आइए नेक्स्ट बोर्ड की जानिब चलते हैं। हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे यहां पर जो इफ स्टेटमेंट से रिलेटेड हैं। इफ स्टेटमेंट्स पढ़ने के साथ ये पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे तो एंट्री टेस्ट के हवाले से जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं स्टूडेंट्स की, आप उन्हें अवॉइड कर जाएंगे और उन मिस्टेक्स को परफॉर्म नहीं करेंगे। तो जरा देखिएगा। पहली बात, सिंटैक्स एरर अकर्स इफ अ कर्ली ब्रेस इज मिस्ड। आपने देखा था, मैंने इससे पहले इफ स्टेटमेंट पढ़ाई, आपको बताया कि अगर इफ स्टेटमेंट की बॉडी के अंदर एक स्टेटमेंट हो तो कर्ली ब्रेसेस लगाना ऑप्शनल है, वो लगाना जरूरी नहीं। अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हैं फिर कर्ली ब्रेसेस लगाना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, लाजमी हो जाएगा। अब वो आपको कह रहा है कि अगर आपने एक इफ स्टेटमेंट ऐसी लिखी, इफ के आगे कंडीशन है, स्टेटमेंट भी है, लेकिन कर्ली ब्रेसेस का पेयर पूरा नहीं है, इनमें से आप कोई एक मिस कर गए तो क्या होगा, सिंटैक्स एरर आ जाएगा इस केस में। ये तो था पहला केस।
आपने ऊपर वाली लगा ली, नीचे वाली मिस कर गए, तब भी एरर। क्लोजिंग ब्रेस लगा ली, ओपनिंग ना लगाई, तब भी एरर आ जाएगा। ये सिंटैक्स एरर है। तो बाज औकात ये एरर स्टूडेंट्स परफॉर्म करते हैं, इससे बचना। नेक्स्ट केस देखिएगा, लॉजिकल एरर अकर इफ बोथ ब्रेसेस आर मिस्ड। अब जहां कर्ली ब्रेसेस दोनों लगाने जरूरी थे, आपने नहीं लगाई, ये एक लॉजिकल एरर है। सिंटैक्स एरर नहीं आएगा, प्रोग्राम चल भी रहा होगा, लेकिन वो रिजल्ट्स प्रोड्यूस होंगे जो इनएक्यूरेट होंगे या आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं होंगे। इसको एक एग्जांपल से कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने इफ ए कंडीशन लगाई, ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। आप चाहते हैं कि ये कंडीशन ट्रू हो, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स चलें। इसका मतलब है आप इन दोनों स्टेटमेंट्स को इफ की बॉडी कंसीडर कर रहे हैं कि कंडीशन ट्रू होने की सूरत में दोनों को चलना चाहिए, फॉल्स होने की सूरत में दोनों को स्किप हो जाना चाहिए, इग्नोर हो जाना चाहिए। अब इस केस में ब्रेसेस लगाना कंपलसरी है, लेकिन आपने नहीं लगाए। आप प्रोग्राम चलाएंगे तो एरर नहीं आएगा, मतलब सिंटैक्स एरर नहीं आएगा। ये एक लॉजिकल एरर है। अगर कर्ली ब्रेसेस आपने ना लगाए हों, कंपाइलर पहली स्टेटमेंट जो होगी उसको इफ की बॉडी कंसीडर करता है। जो दूसरी स्टेटमेंट है ये इफ की बॉडी से बाहर कंसीडर होगी। जब इस रूल को जहन में रखते हुए कंपाइलर के तहत आप इस प्रोग्राम को खुद एग्जीक्यूट करके देखेंगे, तो इसकी आउटपुट आप अगर ऐसे देखें, ए की वैल्यू 10 थी, बी की वैल्यू 5 रखे देखें, कंडीशन क्या हो जाएगी, 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, कंडीशन हो जाएगी ट्रू। अब आप एक्सपेक्ट करते हैं कि दोनों स्टेटमेंट चलनी चाहिए, लेकिन बॉडी तो आपने बनाई नहीं। कंपाइलर क्या करेगा, पहली स्टेटमेंट चलाएगा एज अ बॉडी, ए इज ग्रेटर लिखा हुआ आएगा, और दूसरी स्टेटमेंट चलाएगा बॉडी से बाहर आके। यानी इस केस में अगर कंडीशन ट्रू होगी तो दोनों स्टेटमेंट्स डिस्प्ले हो जाएंगे। लेकिन इसका इफेक्ट आपको तब ज्यादा बेहतर पता लगेगा आप कंडीशन फॉल्स करके देखें। अगर आप ए की वैल्यू 5 रखें और बी की वैल्यू 10 रखें, तो 5 ग्रेटर देन 10 ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। अब अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो कंपाइलर क्या समझ रहा है, इस पहली स्टेटमेंट को वो इफ की बॉडी समझ रहा है, दूसरी स्टेटमेंट इफ की बॉडी से बाहर है। कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में पहली प्रिंटफ की स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, इग्नोर हो जाएगी, और दूसरी प्रिंटफ स्टेटमेंट जो इफ की बॉडी से बाहर कंसीडर हो रही है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। यानी इसका मतलब है अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, इग्नोर, और सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट। इस वैल्यूज को सामने रखते हुए अगर आप ये कंडीशन चलाएंगे तो आंसर क्या आएगा, नाइस वर्क प्रिंट होगा। तो बाज औकात इस तरह के एरर्स अगर होते हैं, स्टूडेंट को प्रोग्राम समझने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। तो ये आपने जहन में रखना है कि अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स है बॉडी के अंदर तो ब्रेसेस लगाना कंपलसरी होंगी, एक होगी तो लगाना ऑप्शनल होगी। अब नेक्स्ट केस जरा डिस्कस करें। कंडीशन इन इफ कैन बी, इफ के आगे जो आपकी कंडीशन आ रही है, ये कंडीशन 3 तरह से लिखी जा सकती है। यानी यहां कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है। एक्सप्रेशन का मतलब है कोई ऐसी कंडीशन जो या तो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करती हो। इसमें रिलेशनल ऑपरेटर्स इस्तेमाल हो सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर इस्तेमाल हो सकते हैं। तो पहली चीज तो कंडीशन कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन होगा जिसका आंसर या ट्रू या फॉल्स हो सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी, इफ के आगे जरूरी नहीं कोई एक्सप्रेशन ही हो, यहां आप कोई कांस्टेंट वैल्यू भी लिख सकते हैं, इसका बिहेवियर और होगा, अभी उसे डिस्कस करते हैं। और तीसरी चीज, इफ के आगे कांस्टेंट, एक्सप्रेशन, और तीसरी चीज कोई वेरिएबल भी हो सकता है। इन तीनों को अलग अलग तरह से इंटरप्रेट किया जाता है, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, अगर आपने तो कोई एक्सप्रेशन लिखा है तो ये तो सिंपली जैसे हमने पहले एग्जीक्यूट किया था उसी तरह एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन ट्रू होगी एबीसी प्रिंट हो जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी एबीसी इग्नोर हो जाएगा। नेक्स्ट चलें, अगर इफ के आगे कोई कांस्टेंट लिखा है, कांस्टेंट का मतलब है कोई ऐसी वैल्यू जो जीरो या नॉन जीरो हो सकती है। अब कंप्यूटर इसे इवेल्युएट कैसे करेगा, अगर इफ के आगे कोई भी नॉन जीरो वैल्यू लिखी, नॉन जीरो का मतलब है जीरो के अलावा, तो ये कंडीशन हमेशा क्या कंसीडर होगी, ये ट्रू कंसीडर होगी, क्योंकि आपको पता है हर नॉन जीरो वैल्यू क्या कंसीडर होगी, ट्रू।
आप यहां 5 रख लें, 10 रख लें, 20 रख लें, -5 रख लें, -20 रख लें, कोई पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू अदर देन 0 आप यहां पुट करेंगे तो कंप्यूटर हमेशा इस कंडीशन को क्या समझेगा? ट्रू। अब इसको ट्रू रख के देखें तो एबीसी क्या हो जाएगा? इस कोड की आउटपुट कंडीशन ट्रू होगी तो एबीसी प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर यहां इफ के आगे ब्रैकेट्स में 0 होता तो ये कंडीशन क्या कंसीडर होती? फॉल्स, और एबीसी क्या हो जाता? इग्नोर हो जाता। तो बाज औकात पेपर में इस तरह के सवालात आते हैं, आपने इसको कैसे इवेल्युएट करना है? हमेशा देखना है कि इफ के आगे कोई 0 वैल्यू है या नॉन जीरो। अगर कोई 0 वैल्यू है तो इसको इग्नोर कर देना है, अगर 0 के अलावा कोई भी वैल्यू होगी तो फिर एबीसी को प्रिंट कर देना है, यानी जो भी स्टेटमेंट होगी वो प्रिंट हो जाएगी। नाउ वी डिस्कस द थर्ड केस, इफ के आगे अगर कोई वेरिएबल हो। तो अब अगली बात यही आती है कि इस वेरिएबल की भी जो वैल्यू होगी वो 0 या नॉन जीरो होगी। अगर ऊपर इस वेरिएबल के अंदर आप 0 असाइन करके आए हुए तो इफ 0 का मतलब क्या होगा? कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, एबीसी इग्नोर हो जाएगा। लेकिन अगर x की वैल्यू नॉन जीरो थी, 0 के अलावा कोई भी वैल्यू थी, तो ये ट्रू कंसीडर होगा और एबीसी प्रिंट हो जाएगा। इसके साथ एक और केस हम डिस्कस करेंगे। आपने देखा इफ के सिंटैक्स में इफ के आगे आती है कंडीशन और उसके नीचे बॉडी में आती हैं स्टेटमेंट्स। कंडीशन के आगे आपने कभी सेमीकोलन नहीं लगा देखा होगा। आमतौर पर सिंटैक्स में इफ की ब्रैकेट के आगे, कंडीशन के आगे सेमीकोलन नहीं होता। लेकिन अगर आप एक ऐसा केस डिस्कस करें इफ के बाद सेमीकोलन लग जाए, अब क्या होगा? कोई सिंटैक्स एरर इस केस में भी नहीं आएगा, ये केस भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये एक लॉजिकल एरर है। अगर आप इफ की कंडीशन के बाद सेमीकोलन लगा देते हैं, कंडीशन हो जाएगी टर्मिनेट। अब कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में तो ये एबीसी पहले भी इग्नोर हो जाता था, अब कंडीशन ट्रू भी होगी तो ये एबीसी प्रिंट नहीं होगा। इसका मतलब है कि ये कंडीशन हमेशा क्या कंसीडर होगी? फॉल्स। और अगर ये कंडीशन फॉल्स डिस्कस होगी या कंसीडर होगी तो एबीसी कभी प्रिंट नहीं होगा। तो एक बात याद रखिएगा, सेमीकोलन लगाने से बॉडी जो है वो हमेशा क्या हो जाती है? स्टैटिक, बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होती। उम्मीद है ये केसेस आपने ध्यान से समझे होंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम आपको दिए जा सकते हैं। आइए अगला टॉपिक डिस्कस करने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पर मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इफ स्टेटमेंट हमने डिस्कस की, अब आते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट पर। इफ एल्स बेसिकली इट इज अनदर फॉर्म ऑफ इफ स्टेटमेंट, या हम इसे ऐसे कहते हैं, इट इज एन एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ इफ। इफ की एक एक्सटेंडेड फॉर्म। इफ में एक कीवर्ड इस्तेमाल होता था, इसमें दो कीवर्ड्स हैं, एक इफ का और एक एल्स का। ये भी एक डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर है, वो वन वे डिसीजन मेकिंग परफॉर्म करता था। इफ एल्स टू वे डिसीजन मेकिंग परफॉर्म करेगा। टू वे डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या है? पहले तो जरा इसका स्ट्रक्चर देखें। स्ट्रक्चर के लिहाज से इसमें एक कंडीशन होती है और दो ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं। फर्स्ट ब्लॉक कहलाता है ब्लॉक ऑफ इफ और सेकंड ब्लॉक कहलाता है ब्लॉक ऑफ एल्स। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? कंडीशन होती है और दो ब्लॉक्स हैं। सबसे पहले कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो स्टेटमेंट नंबर 1 यानी ब्लॉक नंबर 1 एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो स्टेटमेंट नंबर 2 एग्जीक्यूट हो जाएगी और स्टेटमेंट नंबर 1 इग्नोर हो जाएगी। इसको हम सिंटैक्स की मदद से समझते हैं। जरा सिंटैक्स देखिएगा। इफ के आगे कंडीशन और इसके नीचे एक ब्लॉक बनाया, उस ब्लॉक में लिख दी हमने स्टेटमेंट्स। इतना हिस्सा अगर आप देखें तो ये किसका सिंटैक्स है? ये इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स है। आइए इसको एक्सटेंड करते हैं। इफ का ब्लॉक खत्म हुआ, ये ब्लॉक कहलाता ब्लॉक ऑफ इफ, ये इफ का ब्लॉक है। जब ये ब्लॉक खत्म होगा हम एल्स का कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे और उसके नीचे एक और ब्लॉक बनाएंगे, इसमें कोई और स्टेटमेंट आ जाएगी, ये कहलाएगा ब्लॉक ऑफ एल्स। इसका मतलब है इफ स्टेटमेंट के आगे आएगी कंडीशन, उसके नीचे आएगा ब्लॉक ऑफ इफ, इसके बाद एल्स का कीवर्ड और उसके नीचे आएगा ब्लॉक ऑफ एल्स। इफ के ब्लॉक में अलग स्टेटमेंट होगी, एल्स के ब्लॉक में अलग स्टेटमेंट होगी। अब देखेंगे हम इसे एग्जीक्यूट कंप्यूटर कैसे करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन इज चेक्ड, इट मे बी ट्रू और फॉल्स।
ट्रू मीन्स इट इज एनी नॉन जीरो वैल्यू एंड फॉल्स मीन्स इट इज अ जीरो वैल्यू। तो हमने कंडीशन चेक की, ये ट्रू भी हो सकती थी, फॉल्स भी हो सकती थी। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो स्टेटमेंट नंबर 1 एग्जीक्यूट होगी, और स्टेटमेंट नंबर 1 एग्जीक्यूट करने के बाद एल्स को इग्नोर कर दिया जाएगा। यानी इन दोनों में से कोई एक ब्लॉक चला। कौन सा ब्लॉक चला? पहला ब्लॉक। कब चला? जब कंडीशन ट्रू थी। अब दूसरा केस देखते हैं। अगर कंडीशन हो गई फॉल्स तो पहला ब्लॉक हो जाएगा इग्नोर और कंट्रोल आएगा एल्स के ऊपर, और सेकंड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। सेकंड ब्लॉक एग्जीक्यूट होने के बाद फिर उसी तरह कंट्रोल आगे मूव कर जाएगा। इसका मतलब है अगर हम इसे लॉजिकली भी देखें तो मैं कहता हूं अगर ये काम हो तो ये करो, वरना ये काम करो। एल्स का मतलब होता वरना। तो अगर ये काम हो रहा हो तो एल्स वाला काम नहीं होगा, लेकिन अगर ये काम नहीं हो रहा तो एल्स वाला काम लाजमी होगा। इसी चीज को हम एक फ्लो चार्ट से कंसीडर करते हैं। कंडीशन चेक हुई, ट्रू भी हो सकती थी, फॉल्स भी हो सकती थी। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो स्टेटमेंट नंबर 1 यानी ब्लॉक ऑफ इफ एग्जीक्यूट हुआ और नेक्स्ट स्टेटमेंट पे मूव हो गए। अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो स्टेटमेंट नंबर 2 यानी ब्लॉक ऑफ एल्स एग्जीक्यूट हुआ और नेक्स्ट स्टेटमेंट में मूव करके प्रोग्राम वाइंड अप हो गया। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। हम कहते हैं हमने बच्चे से मार्क्स पूछने हैं। अगर मार्क्स 33 से ग्रेटर हों या 33 हों तो बच्चे को मैसेज आ जाए पास, अदरवाइज मैसेज आ जाए फेल। इसका मतलब है एक ही कंडीशन है, दो पॉसिबिलिटीज हैं। कंडीशन ट्रू होगी तो पास लिखा है, फॉल्स होगी तो फेल लिखा है। तो हमने कहा इफ m ग्रेटर देन इक्वल टू 33, इफ की बॉडी के अंदर हमने लिखा पास, प्रिंटफ स्टेटमेंट पास प्रिंट करेगी। ये वही एग्जांपल है जो हमने इफ में डिस्कस की थी। इसके बाद एल्स का कीवर्ड आया, एल्स के बाद एल्स की बॉडी उसमें फेल आ गया। इस m की वैल्यू को आप 50 रख के देखें। इफ m की वैल्यू 50 है, कंडीशन ट्रू होगी, पास प्रिंट होगा, फॉल्स फेल नहीं आएगा। आप इसको 23 रख के देखें, पास नहीं आएगा, फेल प्रिंट होगा। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपने इफ के पॉइंट्स को, इफ एल्स के पॉइंट्स को समझा होगा, सिंटेक्स देखा, फ्लो चार्ट डिस्कस किया और एग्जाम्पल हमने इसकी वाजे। इसमें भी जो केस हमने इफ में डिस्कस किया था, इफ की कंडीशन के बाद सेमीकोलन नहीं आता तो इफ की वर्किंग नॉर्मल होती है। अब अगर आप यहां पर सेमीकोलन लगा देंगे, इसका इफेक्ट क्या आएगा? अब आप 53 रख के देखें, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू होती थी तो पहले इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होती थी। अब कंडीशन ट्रू होने की सूरत में भी ये बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो अब 53 मार्क्स लेके भी बच्चा फेल हो जाएगा, पास नहीं हो सकेगा। तो आपने ख्याल रखना है सेमीकोलन इफ के बाद नहीं लगाना। अगर इफ के बाद सेमीकोलन लग गया तो कंडीशन ट्रू होने की सूरत में भी इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स ये चीजें आपने ध्यान से अंडरस्टैंड की होंगी। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की जानिब। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक हमारा इफ एल्स इफ है। इससे पहले हम इफ पढ़ चुके हैं, उसके बाद इफ एल्स स्टेटमेंट देखी। अब थर्ड फॉर्म है इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। ये किस लिए इस्तेमाल होती है? इट इज अ मल्टी वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। मल्टी वे का मतलब है इसमें एक से ज्यादा ऑप्शंस है, एक से ज्यादा कंडीशंस हैं, एक से ज्यादा ब्लॉक्स हैं, लेकिन उन सबको इवेल्युएट किया जाएगा और उनमें से एग्जीक्यूट किसी एक को किया जाएगा। तो मल्टी वे डिसीजन मेकिंग क्या होती है कि मल्टीपल ऑप्शंस में से किसी एक का इंतखाब करना। जैसे आप स्टूडेंट को ग्रेड देना चाह रहे हैं, A+ की ऑप्शन A, B, C, D बेशुमार ग्रेड्स हैं, लेकिन बच्चे को कोई एक दिया जाएगा। तो मल्टीपल ऑप्शंस है, उनमें से किसी एक को चूज किया जाएगा। अब हम कहते हैं इट इज अ मल्टी वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। एक ऑप्शन चूज करती है मल्टीपल ऑप्शंस में से, इसमें मल्टीपल कंडीशंस हैं और मल्टीपल ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट्स हैं। कंडीशंस एक सीक्वेंस में इवेल्युएट होती जाती हैं जब तक कोई कंडीशन ट्रू ना हो जाए। तमाम कंडीशंस चेक होती हैं, लेकिन जैसे ही कोई कंडीशन ट्रू हो जाए उसके नीचे वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं और बाकी वाली कंडीशंस इग्नोर हो जाती हैं। इसका मतलब है अगर पहली ही कंडीशन ट्रू हो गई तो बाकी एग्जीक्यूट या चेक नहीं की जाएंगी। इसका हम सिंटैक्स देखते हैं।
सबसे पहले एक कंडीशन और एक स्टेटमेंट। तो इफ कंडीशन 1, अगर कंडीशन 1 ट्रू होगी तो ब्लॉक नंबर 1 एग्जीक्यूट हो जाएगा। यह है सिंपल इफ। इसके बाद हमने एल्स ऐड किया, एल्स के बाद अगला इफ स्टार्ट कर दिया, इफ कंडीशन 2, अगर कंडीशन 2 ट्रू होगी तो ब्लॉक नंबर 2 एग्जीक्यूट हो जाएगा। एल्स अगर कंडीशन 2 ट्रू ना हुई तो वो अगली कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन 3 ट्रू होगी एंड सो ऑन। तो अगर कंडीशन 1 ट्रू हुई तो ब्लॉक 1 चलेगा, लेकिन अगर कंडीशन 1 फॉल्स हो गई तो एल्स की मदद से अगला इफ चेक किया जाएगा। अगर कंडीशन 2 ट्रू हो गई तो उसका ब्लॉक नंबर 2 चलेगा, लेकिन अगर कंडीशन 2 फॉल्स हो गई तो अगली कंडीशन चेक होगी। तो जब तक कंडीशन ट्रू ना हो जाए अगली कंडीशन चेक होती जाएगी, लेकिन जैसे ही कोई कंडीशन ट्रू हुई उसके नीचे वाली ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स आर इग्नोर्ड। अब इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक नंबर है आपके पास, उस नंबर की 3 सिचुएशंस हो सकती हैं। या तो वो 0 के इक्वल होगा, या 0 से ग्रेटर देन होगा यानी पॉजिटिव वैल्यू होगी, या 0 से लेस देन होगा, कोई नेगेटिव वैल्यू होगी। तीसरी सिचुएशन कोई नहीं। तो अब इस नंबर को एनालाइज हमने करना है, 3 पॉसिबिलिटीज हैं, तो इफ भी इस्तेमाल नहीं होगी, इफ एल्स भी नहीं होगी। इसको हम चेक करेंगे इफ एल्स इफ के तहत। अब देखिएगा, पहली कंडीशन इफ एन ग्रेटर देन 0 तो प्रिंट कर दो ग्रेटर देन 0, लेकिन अगर एन ग्रेटर देन 0 ना हुआ एल्स अगली कंडीशन चेक करो, वो लेस देन 0 होगा। अगर वो लेस देन 0 हुआ तो लेस देन 0 प्रिंट कर दो, वरना अगली कंडीशन क्या है। अब अगली कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं, एक नंबर n से बड़ा नहीं है, कोई बात नहीं, वो n से छोटा होगा। अगर वो n से छोटा भी नहीं है तो अल्टीमेटली ऑटोमेटिकली थर्ड कंडीशन ट्रू हो जाएगी कि वो 0 से इक्वल होगा, तो इक्वल टू 0 प्रिंट हो जाएगा। तो इन दिस केस आप मल्टीपल इफ्स और मल्टीपल एल्स को ज्वाइन करके इफ एल्स बना सकते हैं। फ्लो चार्ट की कंडीशन भी ऐसे ही होगी। कंडीशन 1 चेक करो, अगर कंडीशन 1 ट्रू हुई तो स्टेटमेंट 1 चलाओ, रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स वर इग्नोर्ड। अगर कंडीशन 1 ट्रू ना हुई फिर अगली कंडीशन चेक होगी, ये ट्रू हुई उसकी स्टेटमेंट चला के आगे, लेकिन अगर ये भी फॉल्स हुई फिर तीसरी कंडीशन चेक होगी। तो अगर कंडीशन फॉल्स होती जाएगी तो अगली कंडीशन चेक होती जाएगी, लेकिन अगर कंडीशन ट्रू होती जाएगी तो उसकी स्टेटमेंट चला के स्टेटमेंट को एंड कर दिया जाएगा। अब यहां पे आपको जो सवाल आ सकते हैं, डिसीजन मेकिंग से आ सकते हैं, कोई फ्लो चार्ट की एग्जीक्यूशन पूछी जा सकती है, कोई सिंटैक्स से सवाल आ सकता है। तो ये चीजें आपको अंडरस्टैंड करनी चाहिए ताकि आप इन सवालों के जवाब दे सकें। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ देखने के लिए आइए नेक्स्ट बोर्ड की जानिब मूव करते हैं। स्टूडेंट्स, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या होती है? नेस्टेड इफ का मतलब है एक स्टेटमेंट के अंदर अगर एक और स्टेटमेंट आ रही हो तो उसको नेस्टेड स्टेटमेंट कहते हैं। तो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या होगी? अगर आपके पास एक इफ स्टेटमेंट है और एक इफ स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट आ रही है, तो ये स्ट्रक्चर जिसमें एक इफ दूसरी का पार्ट बन जाती है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। इसके लिए कम से कम 2 इफ स्टेटमेंट्स का होना जरूरी है। जो बाहर वाली इफ है वो कहलाती है आउटर इफ, जो अंदर वाली इफ है वो कहलाती है इनर इफ, और ये पूरा स्ट्रक्चर कहलाता है नेस्टेड इफ। इसमें नेस्टिंग का लेवल इंक्रीज भी किया जा सकता है, यानी 2 की बजाय 3, 4, 5 या मल्टीपल इफ्स एक दूसरे के अंदर इंप्लीमेंट की जा सकती हैं। लेकिन इसका नुकसान क्या होगा? यह स्ट्रक्चर समझने में मुश्किल होता जाएगा। यह भी मल्टीवे डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल होती है, यानी मल्टीपल ऑप्शन में से किसी एक को चूज करना हो तो नेस्टेड इफ भी यूज हो सकती है। तो इसके लिए कम से कम 2 इफ्स का होना जरूरी है, लेकिन इससे प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। अब इसका सिंटैक्स क्या है? ये ब्लू कलर से देखिएगा, इफ कंडीशन 1 एक कंडीशन और इसकी स्टेटमेंट्स। इसकी स्टेटमेंट्स वाले हिस्से में मैंने अंदर एक और इफ स्टेटमेंट लिख दी, यानी ये जो ब्लैक कलर से कंडीशन 2 लिखी हुई है, बेसिकली इट इज अ पार्ट ऑफ आउटर इफ स्टेटमेंट। आउटर इफ स्टेटमेंट इंडिपेंडेंट है, जो अंदर वाली है वो डिपेंडेंट है। सबसे पहले कंडीशन नंबर 1 चेक होगी,
अगर कंडीशन नंबर 1 ही फॉल्स हो गई तो इसका मतलब है पूरा स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा, कंट्रोल इफ के बाद आएगा, अंदर वाली इफ चेक ही नहीं की जाएगी। लेकिन अगर आउटर इफ ट्रू होती है तो फिर अंदर वाली इफ चेक होगी। अगर अंदर वाली इफ भी ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट एक्स एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसका मतलब है ये स्टेटमेंट एक्स डिपेंड कर रही है कंडीशन नंबर 2 पे और कंडीशन नंबर 2 डिपेंड कर रही है कंडीशन नंबर 1 पर। ये स्टेटमेंट एक्स उसी सूरत में एग्जीक्यूट होगी जब कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2 दोनों ट्रू होंगी। अब इस स्टेटमेंट को आप मजीद इंक्रीज करते जाएं, कर सकते हैं, मल्टीपल इफ्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये स्ट्रक्चर ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं ए, बी और सी। आप चाहते हैं अगर फर्स्ट वेरिएबल बी और सी दोनों से बड़ा है तो एक मैसेज स्क्रीन पे प्रिंट हो जाए। अब मैं इस कंडीशन को 2 लेवल्स पे लगाता हूं। सबसे पहले मैंने कंडीशन लगाई इफ ए ग्रेटर देन बी। इसकी बॉडी के अंदर एक और इफ लगाई इफ ए ग्रेटर देन सी। अगर ए बी से बड़ा होगा, लार्ज होगा, तो फिर चेक किया जाएगा क्या ए सी से भी बड़ा है। अगर ये कंडीशन भी ट्रू होगी तो फिर ये पीजीसी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। इसका मतलब है पीजीसी स्क्रीन पर कब प्रिंट होगा, जब 2 कंडीशंस ट्रू होंगी, ए बी से भी बड़ा होगा और ए सी से भी बड़ा होगा। इस स्टेटमेंट को जिसमें हमने ये 2 इफ कंडीशंस एम्बेड की हैं, दूसरी स्टेटमेंट को पहली का पार्ट बनाया है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ये क्या है, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। ये हमारा नेस्टेड इफ का पोर्शन कंप्लीट हुआ। आइए अब हम कुछ सैंपल एमसीक्यूज देखते हैं जो इस चैप्टर में आपने टॉपिक्स पढ़े हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग में आपको हेल्प करेंगे। आइए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं। कुछ प्रोग्राम्स हैं, इन प्रोग्राम्स की आपसे आउटपुट पूछी गई है और पेपर में इस तरह के बहुत सारे सवालात आते हैं, तो आपको इसके तहत अपनी लॉजिक क्लियर करनी चाहिए ताकि आप इन सवालात के जवाब दे सकें। अब देखिएगा, आउटपुट उसने मांगी है, इस कोड सेगमेंट की आउटपुट क्या होगी, नीचे 4 ऑप्शंस हैं। आपने इसको लॉजिकली रन करके देखना है कि ये प्रोग्राम एक्चुअली भी कैसे रन होगा। 2 वेरिएबल्स हैं, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 10। पहला कंपैरिजन होता है इफ x ग्रेटर देन y। अब आप देखें इफ की कंडीशन तो है, लेकिन इफ के करली ब्रेसेस या उसकी बॉडी कहीं नहीं बनाई गई। अब ये हमने टॉपिक पढ़ते हुए भी देखा था, अगर इफ की बॉडी ना बनाई जाए तो कंपाइलर कितनी स्टेटमेंट्स को इफ की बॉडी कंसीडर करता है, पहली स्टेटमेंट, और वो पहली कौन सी, जो इमीडिएटली आफ्टर द कंडीशन आ रही होती है। तो इसमें चूंकि हमने एक्सप्लिसिटली बॉडी मेंशन नहीं की, कंपाइलर जो मैंने रेड कलर में स्टेटमेंट लिखी है उसको इफ की बॉडी का हिस्सा समझेगा। बाकी जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं उनका इफ से कोई ताल्लुक नहीं है, वो इंडिपेंडेंट प्रोग्राम स्टेटमेंट्स हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए आपने इस प्रोग्राम को चलाना है। इफ x ग्रेटर देन y, कंडीशन क्या होती है, x ग्रेटर देन y, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। 5 ग्रेटर देन 10 नहीं है। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई इसका मतलब है इफ की बॉडी यानी ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। कंट्रोल कहां आएगा, डायरेक्टली इस स्टेटमेंट पर। y की वैल्यू 10 थी, y प्लस 1 क्या हो जाएगी, 11, और ये प्रिंट एफ की स्टेटमेंट क्या प्रिंट करेगी, 11। तो इसका दुरुस्त जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मिलता जुलता है इससे। 2 वेरिएबल्स a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 6। अब कंपैरिजन देखें, कंपैरिजन में इफ एल्स लगी है। जाहिर बात है इफ एल्स में 2 प्रिंट एफ स्टेटमेंट्स हैं, इन दोनों में से कोई एक चलेगी, और वो कौन सी चलेगी, जब कंडीशन ट्रू या फॉल्स होगी, ये स्टेटस उसका बताएगी। अब हम पहले कंडीशन को इवेल्युएट करके देखते हैं। एक अरिथमेटिक ऑपरेशन है, एक रिलेशनल ऑपरेशन है। अब हम पहले ये देखेंगे क्या पहले एडिशन होगी या पहले कंपैरिजन होगा। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी रिलेशनल ऑपरेटर से ज्यादा है, इसलिए पहले एडिशन होगी फिर कंपैरिजन होगा। a प्लस बी यानी 6 प्लस 1 7, 7 इज लेस देन 7, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। कंडीशन इज लेस देन 7 ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। तो इसका मतलब है इफ की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी, एल्स वाली बॉडी एग्जीक्यूट होगी। यहां वैल्यू b की प्रिंट हो जाएगी और b की वैल्यू क्या है, 6।
तो ये प्रिंट एफ बी की वैल्यू क्या प्रिंट कर देगी 6। इसका दुरुस्त जवाब क्या है 6, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मजीद एमसीक्यूज डिस्कस करने के लिए नेक्स्ट बोर्ड की जानिब मूव करते हैं। आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स एक और आउटपुट आपसे डिमांड की गई है। इफ एल्स इफ का स्ट्रक्चर है, एक वेरिएबल है मार्क्स, उसकी वैल्यू है 73, 3 कंडीशंस लगी हैं और आपने देखनी है जो कंडीशन ट्रू होगी उसके नीचे वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। मार्क्स ग्रेटर देन 90, 73 रख के देखें कंडीशन फॉल्स हो जाती। अगर ये कंडीशन फॉल्स है ग्रेड ए वाली स्टेटमेंट नहीं चलेगी, अगली कंडीशन चेक होगी। 73 ग्रेटर देन 80, ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई, प्रिंट एफ ग्रेड बी वाली नहीं चलेगी, तीसरी कंडीशन चेक होगी। 73 ग्रेटर देन 70, ये लॉजिकली कंडीशन दुरुस्त हो गई, तो ऑप्शन क्या प्रिंट हो जाएगी प्रिंट एफ वाली ग्रेड सी। इसका दुरुस्त जवाब क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्रेड सी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 3 वेरिएबल्स, ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 4। इफ ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी, ये कंडीशन ट्रू हो गई। अब बॉडी के अंदर आएगा नेस्टेड इफ है, अगली कंडीशन चेक होगी। ए ग्रेटर देन सी, 5 ग्रेटर देन 4, ये भी ट्रू है। वो क्या प्रिंट करेगा, डैश इज लार्जेस्ट, वैल्यू किसकी प्रिंट होगी ए की, ए की वैल्यू है 5, तो ये प्रिंट होगा 5 इज लार्जेस्ट। एल्स इग्नोर हो जाएगा, एल्स कब चलता जब ये वाली कंडीशन फॉल्स होती, चूंकि ये ट्रू थी इसलिए ये भी चेक हुई, ये ट्रू थी इसलिए प्रिंट एफ एग्जीक्यूट हो गई, तो प्रिंट होगा 5 इज लार्जेस्ट वैल्यू। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा। विच स्ट्रक्चर एग्जीक्यूट्स प्रोग्राम स्टेटमेंट्स इन ऑर्डर। कौन सा कंट्रोल स्ट्रक्चर है जो प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स को एक ऑर्डर में, एक तरतीब में एग्जीक्यूट करता है। तो आपको पता है 3 कंट्रोल स्ट्रक्चर हैं, सीक्वेंस, सिलेक्शन और लूप, और ऑर्डर में कौन रखता है सीक्वेंस, इसलिए इसका दुरुस्त जवाब क्या होगा सीक्वेंस स्ट्रक्चर। रिलेशन, डिसीजन या रेपिटेशन, ये इससे रेलिवेंट नहीं। नेक्स्ट देखिएगा। डैश रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स एनक्लोज्ड इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेस। ओपनिंग ब्रेस, कर्ली ब्रेसेस ये होते हैं और क्लोजिंग ब्रेस ये होते हैं। उसने कहा ये स्टेटमेंट्स जो ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस के अंदर होती है इनको क्या कहते हैं। तो जब एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स कर्ली ब्रेसेस के अंदर आ जाएं, ये डेफिनेशन है बेसिकली किसकी, कंपाउंड स्टेटमेंट। ये कंट्रोल स्ट्रक्चर नहीं है, सीक्वेंस नहीं है, ना लूप है, इनको कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ऑपरेटर्स यूज टू कंपेयर ऑपरेंड्स एंड डिसाइड इफ द रिलेशन इज ट्रू और फॉल्स आर। कौन से ऑपरेटर्स हैं जो कंपेयर करने के बाद डिसाइड करते हैं कि आंसर ट्रू में आएगा या फॉल्स में आएगा। अरिथमेटिक ऑपरेटर तो ट्रू और फॉल्स नहीं करते। रिलेशनल, ये दुरुस्त जवाब हो सकता है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का काम ये नहीं है, नन ऑफ दीज हो नहीं सकती, इसलिए दुरुस्त जवाब क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आज का लेक्चर आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर डिस्कस किए और उनके साथ उनके सैंपल एमसीक्यूज डिस्कस किए। आज का हमारा लेक्चर यहां पर एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।